नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि अब सबकी निगाहें एनडीए और इंडिया की सीट शेयरिंग पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार 16 से कम पर राजी नहीं है, यानी कि जेडीयू अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि अगर अब जेडीयू कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है तो क्या होगा चिराग पासवान का, क्या होगा पशुपति पारस का, क्या होगा जीतन राम मांझी का और क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का, यानी कि अब आपका क्या होगा जनाबे आली। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अरुण जी, अगर हम बात करें 2019 की, तब कोई माथापच्ची नहीं हुई थी एनडीए की अगर हम बात करते हैं। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो सीट तो 40 ही है बिहार में और दल 6 शामिल हैं एनडीए में। तो अब कैसे होगा सीटों का बंटवारा? तो अब पिछली बार तो 3 ही प्लेयर थे एनडीए में, जदयू, बीजेपी और लोजपा। इस बार 2 और प्लेयर बढ़ गए हैं, जीतन राम मांझी भी इधर आ गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं। तो आपको याद होगा कि पिछली बार तो एक तरह से कही कि 100% ही रिजल्ट था। 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। लोजपा भी वही कह रहे, एक सीट सिर्फ जदयू की जो सीट थी किशनगंज की वो हारी थी और 17-17 जदयू बीजेपी लड़ा था और इसके बाद जो बची सीट हो गई 6 सीट वो लोजपा लड़ी थी। अब अभी 2 जब प्लेयर आ गए हैं तो इन्हीं में से ना किसी का घटना है। आपने अपनी भूमिका में कह दी कि जदयू जो है वो 16 सीट से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। जो चर्चाएं हैं मुझे लगता है कि ये सिर्फ चर्चा ही भर है, इसलिए कि अब सबको कहीं ना कहीं समझौता करना होगा। इसलिए कि जो जीती ही सीटें हैं, यदि 2 प्लेयर नए आ गए हैं उनको आप एक सीट भी देंगे तो इन्हीं 3 में से ना कोई सीट जाएगी। तो फिर मारामारी और जो बात हो रही है, सब लोग तो इसको बीजेपी एक अब बड़ा भाई की भूमिका में है। और उस लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो जब भी कहीं कोई सीट शेयरिंग होती है किसी सहयोगी दल में तो 2-3 आधार होता है। एक तो आधार होता है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जदयू के संबंध में जो चर्चा अभी आ रही है कि एनडीए में फिर सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं तनातनी है, जदयू 16 से, ये बात तब थी जब जदयू महागठबंधन में था। तो जो आप तेवर अभी बता रही हैं कि जदयू अकेली पार्टी थी, उसमें जो 16 जीती हुई सीट थी उसकी, बाकी उस फोल्डर में एक कांग्रेस एक सीट जीती हुई थी, तो 18 वहाँ सीटिंग सीटें थी। बाकी तो सब है, राजद था तो उसको शून्य था। हाँ, वही कह रहे हैं आपसे कि 17 जीती सीटें थे, बाकी 23 सीटें जो थी वो खाली पड़ी थी और उसमें कई दावेदार थे। अब फिर मैं वो बात आ रही थी कि असेंबली का जो चुनाव होगा तो जो परफॉर्मेंस है एक आधार वो होगा। तो अभी तो आपने एनडीए की चर्चा कर दी है कि जदयू 16 सीट के दावेदार है, तो फिर वही सवाल है कि इस चर्चा के बीच बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी कहेगी कि हम 17 से कम पर नहीं लड़ेंगे। तो जो बात आप कह रही हैं कि तब कहाँ जाएंगे मांझी, कहाँ जाएंगे उपेंद्र, हाँ क्या होगा चिराग के पास तो अभी 6 सीट है ना चचा भतीजा का। ये तो आपस के चचा भतीजा का ना झगड़ा है कुछ सीट को लेकर के, संख्या को लेकर कहाँ विवाद है। अब वो भतीजा को 4 मिले, 3 मिले, या चचा को 3 मिले, 2 मिले, बंटवारा का वो 6 से कम में वहाँ गुंजाइश नहीं बनती दिख रही है। गुंजाइश बनती नहीं दिख रही है उसमें। तो अब सीटिंग सीट है, उसको आप थोड़े कहीं कहिएगा कि अच्छा। उसमें कुछ सीट ऐसी है जो आपको याद होगा, नवादा आए थे अमित शाह और कहा था कि जिस ढंग से राजनाथ सिंह ने सीतामढ़ी में कल कि यहाँ कमल खिलेगा, वहाँ भी वो कहा था अमित शाह ने कि यहाँ कमल खिलेगा। अब वो लोजपा की सीट थी, चंदन सिंह वहाँ एमपी हैं, अभी भी वो इसी फोल्ड में है, एनडीए में है। तो हुआ कि नहीं, अब बीजेपी उसको नहीं छोड़ेगी। तब बात कुछ और थी, अब स्थिति कुछ बदली है, सीट शेयरिंग भी होगा और मुझे लगता है कि इसमें एक सीट
अभी तो यही संभावना है कि मांझी लड़ेंगे और वो गया की सीट होगी। तो गया अभी जदयू की सीट है, बिल्कुल जी। तो एक सीट तो फॉरगो करना होगा। हम्म, तो 16 सीट जीती हुई में तो एक फॉरगो करना होगा। मैं इसलिए बात थोड़ा सा स्पेसिफिक कुछ सीटों को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा भी काराकाट लड़ना चाहते हैं, लड़ना तो क्या चाहते वहाँ हैं। पे भी फोरगो करना होगा? स्वाभाविक रूप से करना होगा। जी। और वहाँ अभी कौन है, महाबली सिंह हैं, महाबली सिटिंग सिंह, एमपी जदयू के हैं वो भी, हम्म, तो वो भी सीट फंस गई। हम्म, अब वहाँ यदि उपेंद्र कुशवाहा अब आ गए हैं इस फोल्ड में, तो नीतीश जी को समझौता करना ही होगा। हम्म, कुछ ऐसी सीटें हैं जो बिल्कुल मुझे लगता है कि जदयू में भी 7-8 कम से कम जो सीटिंग एमपीज हैं उनका टिकट कटेगा, या फिर सीट फॉरगो करना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 7 सिटिंग एमपी का टिकट काटने वाली है जेडीयू? उसी तरह से बीजेपी में भी बीजेपी में भी कटेगा टिकट? बीजेपी में भी अब कुछ तो सामने दिख रहा है। जी। अब ये मोतिहारी में क्या राधा मोहन सिंह फिर से लड़ेंगे क्या? शक है। रमा देवी, टिकट शक क्या, कटेगा? वो रमा देवी फिर से लड़ेंगी क्या? कटेगी टिकट? अब वो आपने देखा कि जदयू की जो सीट थी सीतामढ़ी, जी, वो बड़ो प्लेयर थे सुनील कुमार पिंटू, साथ रहते हुए क्या पाला बदले, फिर आ गए। अब देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ कैंडिडेट हो गए हैं। मुझे लगता है कि वहाँ बीजेपी भी उसको मान ही जाएगी। वो जो भले ही आज राजनाथ सिंह कल थे वहाँ, उन्होंने कहा कमल खिलने का मतलब है कि एनडीए में कोई घटक जीतेगा वो कमल ही खिलना होगा। ये तो चुनाव ही नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरे और काम पर हो रहा है। तो अब तो लक्ष्य है कि सभी 40 सीट जीतना, तो सब जगह कमल थोड़े खिलेगा। तीर भी तो चलेगी। हाँ, कहीं तीर भी हो, कहीं मांझी का भी चुनाव चिन्ह होगा, कहीं कहीं चिराग का भी होगा, पारस का भी होगा। तो कुल मिला जुला करके लक्ष्य है कि हम सभी 40 सीट जीतें। तो सीट शेयरिंग को लेकर मुझे लगता है अभी तो कोई औपचारिक बैठक सामने नहीं दिखी है, लेकिन आपस में चर्चा तो हुई। अब कौन दिन है, अब तो आप जान लीजिए कि 10 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाने वाली है। अब समय है कहाँ, इसीलिए सीट शेयरिंग में सभी दलों में, मैं मानता हूँ कि महागठबंधन में भी कहीं एक मोटा मोटी एक आउटलाइनिंग सब जगह हो गई है कि कौन। अब रही बात कि कुछ खास सीट को लेकर के और 1-2 संख्या को लेकर के, चाहे वो आरजेडी का फोल्डर हो, महागठबंधन हो या एनडीए में हो। रही बात कि जदयू का अब न वो तेवर चलना है। आपसे एक बार चर्चा में मैंने कही थी कि मुझे लगता है कि उसके बाद जो चुनाव हुए हैं तो बीजेपी को, जदयू को शायद 12 सीट पर लड़ना पड़े। अब भले वो 16 तो दावेदारी होती है ना, देखिए जिसको 1 सीट भी नहीं है वो भी कहता है कि हम 5 सीट लड़ेंगे। एक बार आपसे चर्चा हो रही थी एनडीए में, जो आप यदि उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो भी 2-3 सीट डिमांड कर रहे हैं। मांझी भी 2-3 सीट लड़े थे पिछली बार, मांझी गया भी लड़े थे, औरंगाबाद लड़े थे, नालंदा लड़े थे। ये बार तो 3 सीट मिलने से रही। तो इसलिए ये बात जो उपेंद्र कुशवाहा 2 जगह से लड़े थे, तो जो दावेदारी अलग होती है, मिलनी सीट कितनी है वो है। मुझे लगता है कि हाँ, सीट शेयरिंग में कोई बहुत झमेला नहीं, और अब है कहाँ किसी के पास। अच्छा, आपने यहाँ पर बातों ही बातों में बड़ी बात कह दी। आपने साफ साफ कह दिया कि कई सिटिंग एमपीज का टिकट कटने जा रहा है, यानी कि बीजेपी की तरफ से भी, जेडीयू की तरफ से भी। तो हम जानना चाहेंगे कौन से वो नाम है अरुण जी जिनकी चर्चा हो रही है। अभी तो देखिए जैसे अभी राधा मोहन सिंह संभावित है, हाँ बीजेपी के, रमा देवी का है, नहीं है, क्या होगा पटना साहिब में। जी। अभी पिछले दिन क्या ही टिकट कट जाएगा? रायशुमारी हो रही थी जी। बीजेपी कार्यालय में, पूरे अपने संगठन के ब्लॉक लेवल के नेताओं को वहां बुला करके 1-to-1 सबसे पूछा जा रहा था। अच्छा। कि आपकी क्या राय है जी। कि वो आप ऋतुराज हैं तो वहाँ रविशंकर सिटिंग हैं, और आपकी किसकी राय है? तो कई तो अब उसमें अपने हिसाब से लोगों ने राय दी। आपने देखा अभी कहीं सर्वे भी आया, उसमें किसी ने कहा कि नहीं ऋतुराज आगे हैं उससे। तो मोटा मोटी बीजेपी ने भी 2 सर्वे इंटरनल कराई है। तो मतलब पटना साहिब से भी रविशंकर का टिकट अभी कोई आप दावा नहीं कर सकते हैं कि रविशंकर को मिलेगा ही जी। आप छपरा में दावा नहीं कर सकती हैं कि हाँ वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी को मिलेगा ही। आप उसी तरह से आप महाराजगंज में नहीं दावा किया जा सकता है कि वहाँ सीरीवाल को मिलेगा ही मिलेगा ही। कुल मिला जुला कर एक जो मतलब तलवार लटक रही है। 50% जो सीटिंग एमपीज हैं जदयू बीजेपी के, उनका टिकट कटना तय है। और अभी अब तो तय करना है वहाँ अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी को। यहाँ से कोई पैनल भी जाएगा यदि तो वहाँ से होना है, तो अभी हम लोग
तो सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। लो जो फीडबैक चर्चा होती है पार्टी में, बिल्कुल जी। दो बातें अभी मैं आपसे ये कह सकता हूँ जो मेरा खुद का आकलन है, लोगों से जो बातचीत होती है। एक तो शायद 39 सीट इस बार मिलने से रहा, सब कुछ है अभी। अच्छा, हाँ, यहाँ तो सपना है 40 में नहीं, 40। सपना देखना क्या बुरा है, सपना देखना बुरा जी। है, लेकिन फिर भी मानता हूँ कि नीतीश कुमार इस फोल्ड में आ गए हैं तो निश्चित रूप से ये गठबंधन में बीजेपी और जदयू की जो दोस्ती नहीं हुई है, ये दोनों के लिए ज़रूरी और मजबूरी। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ। जी। आप इसको गंभीरता से भी यदि विवेचना करेंगे तो ये बात समझी जाएगी कि अब वो उस लोकसभा के चुनाव, विधानसभा का चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव के बाद, तो नीतीश कुमार कहाँ का ठहर गए? आखिर वही जनता है ना, बिल्कुल जी। वही सोशल कॉम्बिनेशन सब कुछ है। तो ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार में अब जो वोट कैचिंग कैपेसिटी थी वो अब नहीं रह गई। वो नहीं रही। हाँ, अब दल में असंतोष भी क्यों होता है? देखिए, बिल्कुल। विधायक किसी नेता जो मुख्यमंत्री बनता है तो वो एक तो विधायक का भरोसा होता है, विश्वास होता है, और वो विधायकों को भी ये भरोसा होता है कि यही नेता जो है हमारे साथ अभी इनके कारण वोट कैच होगा, लोग इनके कहने में आएंगे। नीतीश कुमार की आज वो हालत है क्या? अब तो एक बात मैं और कह रहा हूँ, अपने एनडीए की चर्चा की। आज जब भी 10 दिन जो तेजस्वी की यात्रा हुई है, जन विश्वास यात्रा, और उसमें जिलों में 32 जिलों में वो मीटिंग हुई, रोड शो हुआ है, जैसी भीड़ देखने को मिली है, तो ये भी एक सवाल उठता है कि बिहार में जो अभी नेता हैं जी, उसमें तेजस्वी की तुलना में कौन नेता है जो इतनी भीड़ उसके नाम पर जुटेगा? बिल्कुल। एक सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सवाल उठता है। लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, अपनी भूमिका में ही कहा कि चर्चा तो ये हो रही है अरुण जी कि नीतीश कुमार 16 से कम पर राजी नहीं है, यानी कि वही तेवर अपना रहे हैं जो महागठबंधन के साथ जब थे, तो जिस तेवर में, जिस लहजे में बात कर रहे थे, साफ कह रहे थे कि हमारी इन 16 सीटों पर नजर उठा के भी मत देखिए। नहीं, देखिए अभी जितनी कड़वी बात, जिस शैली, जिस अंदाज में आप इसको बता रही हैं, जो चर्चा आपने सुनी है, मालूम पड़ता है कि जिस किसी से नीतीश जी ने कहा होगा फिर वो आपको आकर के बताया होगा। चर्चाएं बहुत। नहीं, देखिए चर्चा तो बहुत सारी बात गढ़ी जाती है, बताई जाती है, इस ढंग से परोसी जाती है। मुझे नहीं लगता मतलब आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना मजबूरी है, दोनों की, बीजेपी के लिए भी मजबूरी है। अब बीजेपी 17 सीट लड़ी और कहे कि नहीं अब 17 से कम पर हम समझ, किससे कहेगी बीजेपी? इन दोनों दलों को समझौता करना मजबूरी है। लक्ष्य क्या है? अब लक्ष्य लड़ना है कि लक्ष्य जीतना? अब 40 सीट जीतना है तो फिर सोशल कॉम्बिनेशन, आज की स्थिति में जो है, जो वहाँ सीटिंग एमपी है उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, बहुत सारी बातें न होगी। इसलिए कुल मिला कर ऐसी दावेदारी, ऐसी चर्चा में मुझे कोई दम नहीं दिखता है। दम नहीं दिखता है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, आप कह रहे हैं दम नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो एक बात तो तय है अरुण जी कि सीटों में कटौती होगी सहयोगी दलों की। तो जब सीटों में कटौती होगी तो क्या चिराग पासवान सिर्फ 2 से 3 पर मान जाएंगे? ये तो अभी उनके पास अकेले न एमपी हैं जी, बिल्कुल। और एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो चिराग का जो फॉलोइंग है, खासकर उनके स्वजातियों में, वो चिराग का ही है, पारस नहीं है वहाँ। तो चिराग का है, इसी का ना बोनस मिलेगा कि एक एमपी साथ हैं, उनको 3 सीट, उनके कहे मुताबिक 3 सीट या 4 सीट जो कहिए, वो उनको मिलना है। तो ये तो फिर 6 सीट का वो दावेदार कैसे हो सकते हैं? पार्टी जब 6 की थी, वो 5 एमपी उनसे अलग हो गया था। अब एक वैशाली की एमपी उनके साथ आई हैं, वीणा देवी। हाँ, वही कह रहे हैं। तो लेकिन फिर वीणा देवी उधर भी कभी दिखती हाँ, वो इधर भी दिखती हैं और राजद से भी बहुत करीबी है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने भी इशारा दे दिया है कि हमें 5 सीटें चाहिए, तो 2 से 3 में मानेंगे चिराग? ये सब दावेदारी जिसको आप कहते हैं ना, देखिए पार्टी जो एक राजनीतिक दुकान है, चलानी है, और उसमें इतने सारे कार्यकर्ता हैं जो कभी कोई लोकसभा का चुनाव लड़ने का सपना होगा, किसी को असेंबली का होगा, तो पार्टी क्या कहेगी कि बस अब 1 सीट हम अकेले ले लेंगे और बाकी की कोई स्कोप नहीं। अंतिम दिन तक जो पार्टी का नेता होता है वो मैसेज देता है कार्यकर्ताओं को, देखो हमने तो बहुत लड़ाई लड़ी बीजेपी से कि भाई हमको लड़ना है इतनी सीट, अब वो बात नहीं बनी तो चलो असेंबली में अवसर देंगे। ऐसे ही पार्टी चलती है। अब नीतीश जी अभी 17 सीट लड़े थे ना, उनके यहाँ भी कई दावेदार हैं,
जो सीट है, मान लिया उदाहरण दे रहे हैं महेश्वर हजारी, ये डिप्टी स्पीकर थे, अब वो इस्तीफा दे दिए, अब वो या तो कैबिनेट में जाए, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब वो समस्तीपुर लड़ना चाहते हैं, एमपी भी रह चुके हैं। तो फिर प्रिंस राज का क्या होगा? यही तो आपसे सवाल कर रहे हैं, मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ। मैं उदाहरण, अब प्रिंस राज को चिराग भी नहीं चाहते हैं, तो पारस अपनी नाव चाचा पारस अड़े हुए हैं नहीं पारस पहले, अब प्रिंस के लिए अब बहुत अड़ेंगे कि खुद अपना नाव पार लगाएंगे हाजीपुर में। कहाँ कहाँ लड़ेंगे, किसके लिए लड़ेंगे? खुद के लिए लड़ेंगे कि अब एक लड़ाई तो वहाँ चाचा भतीजे में हो रही है। कुछ जो इनर कंट्राडिक्शंस है वो सब में समझौता करना पड़ता है। अच्छा, तो क्या एक ऐसी भी तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है बिहार में कि तेजस्वी और चिराग साथ साथ आ जाए, यानी कि अगर चिराग की मांगों को नहीं सुना जाए तो क्या ये तस्वीर भी देखिए, ये सब जो एक कल्पना वाली स्थिति में, इस सवाल आप इस पर भी आप चर्चा कर चुकी हैं। मैंने कहा है कि कहीं अभी चिराग और तेजस्वी कोई मीटिंग पॉइंट नहीं दिखता है, नहीं दिखता, नहीं दिखता है। और कुल मिला जुला कर देखिए, सोशल कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है ना, अभी महागठबंधन में एक सिर्फ सहनी के आने का आसार है, जो सहनी भी चौराहे पर खड़े हैं। सहनी की बात तो एनडीए में भी चल रही है। नहीं, सहनी चौराहे पर खड़े हैं, अभी वही मैं कह रहा हूँ कि चर कहाँ रही है, वहाँ तो कोई नोटिस नहीं ले रहा है। अच्छा, तो अब उनके लिए कोई चारा का है? ये भी चर्चा आपसे मैंने की है कि बिहार में राजनीति की दो ही धुरी है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ राजद है। जितनी पार्टियां हैं अकेलों को, अब तो बीएसपी ने कह दिया कि हम सभी 40 सीट लड़ेंगे, एक सीट बक्सर का वो कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया है। एआईएम ने कह दिया एक कैंडिडेट अपना, उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, वो किशनगंज से अनाउंस कर दिया ओवैसी साहब ने, और कहा कि 5-7 सीट कम से कम हम लड़ेंगे। जी। ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि जो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, कभी जो नीतीश कुमार ने कल्पना की थी कि बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 करेंगे, अब तो बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 तो होना नहीं, नीतीश जी इसी फोल्ड में आ गए। और उधर भी देख रहे हैं कि बटा विपक्ष होगा, तो बटा विपक्ष होगा। अब एआईएम जितनी सीट लड़ेगा वो किसका नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, ये सहज समझा जाता है। सारे जो इल्जाम भी लगा जाता है कि वो सब बीजेपी की मदद के लिए, बी टीम है, बी टीम कहते हैं। और तो एक जो परिदृश्य बन रहा है बिहार का, अब तो बीजेपी के लिए जो चुनौती दिखती थी, नीतीश जी इधर आ गए, और जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें कहीं बंटवारा होता दिख रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चिराग इधर से उधर नहीं जाएंगे, कोई तस्वीर ऐसी आपको नहीं दिख रही है? चिराग अभी नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, अभी उनको मिलना कुछ ज़्यादा स्कोप कहाँ है, आप बताइए ना। अभी कहीं न कहीं देखिए, एक 400 के पार लक्ष्य लेकर चल रहा है, अब फिर मोदी सरकार एक लक्ष्य है, और आप बताइए कि विरोधी जो गठबंधन है उसके पास कोई लक्ष्य है क्या? अभी सीट शेयरिंग कहीं कुछ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भी नारा भरना है, लक्ष्य कहाँ है? बीजेपी विरोधी पार्टियों के पास कोई लक्ष्य है देश भर में? कोई लक्ष्य नहीं है। वो ये है कि ठीक है, एक सपना है कि हम बीजेपी को, कहने भर से नहीं ना होगा। आप देखिए ना, पूरे देश भर में भाजपा विरोधी पार्टियों में ही टूट हो रही है, फूट हो रही है, लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बिहार असेंबली गंवाना है, अब 6 सीट एमएलए आ गए इस पाले में, तो ये क्या इंडिकेशन है? क्या इंडिकेशन है? हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने चिराग की तो तफसील से बात कर ली, लेकिन अब सहयोगी दल और भी हैं। क्या होगा जीतन राम मांझी का, क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का, और क्या होगा पशुपति पारस? सबका हाल बेहाल नहीं होगा, सबका हाल ठीक होगा। हाल ठीक होगा। अब मांझी यहाँ है, मांझी एक सीट लड़ेंगे जी। अब उनका सुपुत्र काउंसिल में हो ही गया, काउंसिल में वो हो जाएगा, मंत्री हैं ही। एक और बात थी कि एक और विभाग मिले, शायद बड़ा विभाग भी कोई मिल जाए। फिर बात है कि एक और मंत्री पद मिले। सभी तो ये लोकसभा का चुनाव में सब मिलजुल कर मजबूती से लड़ेंगे। कहीं कोई मांझी तो कोई 4 सीट मांग भी नहीं रहे हैं। अब वो तो इसलिए कहाँ झंझट, उपेंद्र कुशवाहा कोई 5 सीट 4 सीट 3 सीट वो ये मांग न रहे हैं जी। मिलनी कितनी स्कोप कहाँ है, कहाँ स्कोप है? कोई चाचा पारस भी कह रहे हैं कि सिटिंग गेटिंग गो। जिसके पास एक एमएलए नहीं, वो 4 लोकसभा का सीट कैसे दावा कर सकता है, बताइए आप ही। बिल्कुल। मांझी जी के पास तो 4 एमएलए है भी जी। एक एमएलसी भी है, ठीक है, वो बीजेपी के ही सहयोग से अभी होने जा रहे हैं। लेकिन लोजपा के पास क्या है अभी? लोजपा देखिए 4 एमपी हैं, नहीं 4 एमपी हैं कि लोजपा के पास तो 5 या फिर अगर हम पशुपति पारस को तो सिटिंग एमपी से, तो मैंने कहा कि वहाँ चाचा भतीजे में वो 6 पर बात बन जाएगी। कुछ सीट छोड़नी होगी, इस बार सीट की अदला बदली होगी। अब खगड़िया देखिए, मतलब चाचा पारस को कॉम्प्रोमाइज करना, हाँ लाचारी है, बलिदान देना होगा भतीजे के लिए।
देना पड़ सकता है। देना पड़ नहीं, कौन भतीजा? चिराग पासवान। नहीं, अब भतीजा एक और है, प्रिंस। जी अब पारस तो अभी बड़े मुश्किल में है, 2 भतीजा है। जी जी एक तो उन्हीं की जगह दावा कर रहा है जी और दूसरा सीट बताने की चतुर। तो हाँ। पारस थोड़ा अभी ज़्यादा मुश्किल, मंत्री पद तो रह गया सही सलामत, पार्टी टूटी, सरकार में रह गए। अब उसके बाद उनके सहयोग क्या होगा? जो अभी खगड़िया से सिटिंग एमपी हैं, महबूब अली कैसर। क्या उनको टिकट दिला रहे हैं पारस? बिल्कुल ऐसा है क्या? बिल्कुल, वो मुझे तो चिराग से भी मिलते हैं। नहीं, वो चिराग से मिलते हैं, वो वहाँ तो बीजेपी लड़ेगी ऐसा अभी दिख रहा है। अब वो फिर वो भी, और बताइए कि उनके साथ जो लोग हैं उनका कहाँ कोई बहुत दावे के साथ करते हैं, सब कुछ बीजेपी की कृपा पर है। देखिए, अब जो कोई किसी का अभी पीपुल्स परसेप्शन है, बीजेपी ही बड़ा भाई है, सवारी उसी की है, सबको उसी से बिल्कुल जाना जी। है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो झटपट हम आपसे लेंगे। अभी आपने एक बड़ी बात और कह दी, साफ साफ कह दिया कि सब कुछ यहाँ पर बीजेपी की कृपा पर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एनडीए में जैसे ही सीट शेयरिंग क्लियर हो जाए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए, तो क्या वैसे ही जब दिल के अरमान पर पानी फिरेंगे तो क्या एनडीए में भगदड़ मच जाएगी? यदि कोई चलो पनाह खोजेगा ना, देखिए अभी निश्चित रूप से आप ये कहा जा सकता है कि बिहार में अनिश्चितता का, अभी राजनीतिक अनिश्चितता है, तभी तो सिटिंग एमएलए पाला बदल रहे हैं। बिल्कुल। आई इससे कोई दल अछूता नहीं है, राजद, कांग्रेस, बीजेपी और जदयू, पाला नहीं बदला है, लेकिन अनुपस्थित रहना क्या संकेत है? बिल्कुल। मंत्रिमंडल विस्तार बजट सब तक क्यों टल गया? इसको आप कह सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए 2, उसमें भी टिक नहीं है। अब रही बात, जिसको सीट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगा, तो घर बैठ कर क्या करेगा? नहीं, वो घर बैठ जाकर घंटी बजाएगा जी। वही चाहेगा कि भाई चलो जहाँ कहीं कोई जगह मिले। ऐसे लोग होंगे ही, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो भगदड़। अब इधर भी मान लिया कि देख लीजिए, जिसको अब एक देखा नहीं आपने, कांग्रेस छोड़ कर आए मुरारी गौतम, अब चर्चा हो रही है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पहले से वहाँ लाइन में लगे थे ललन पासवान, और भी दावेदार होंगे। ये जो होगा, अब ललन पासवान क्या करेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे ही अमित शाह और पीएम मोदी कुछ क्लियर करेंगे, वैसे ही यहाँ पर भी ये होता है सब, न सिर्फ बिहार में, हर चुनाव में इसी ढंग से। कहा ना आपको, चुनाव नज़दीक आता है तो इसी तरह से आया राम गया राम, दल बदल, ये सब जगह होता है। तो थोड़े है कि बीजेपी से लोग नहीं जाएंगे, अछूती है, या सब जगह। मैंने आपसे कहा कि जिसको कहीं दिखाई देगा कि निश्चित पड़ाव मेरे लिए वही सुरक्षित है, तो घर बदल लेंगे लोग। बिल्कुल। और फिर देखते हैं आजकल तो घर वापसी होते कहते हैं फिर घर वापसी हो गई है। ये दलों का जो दलदल, और कहिए दल बदल, पाला बदल, हृदय बदल, यही तो राजनीति का चरित्र हो गया है। नीति, सिद्धांत, विचार, अभी सब कुछ नहीं रह गया है। अवसर, सुविधा और फिर कुर्सी की राजनीति, बस इसी राजनीति, यही राजनीति की अब नई परिभाषा, अब आज यही परिभाषा बन गई है। पहले था कि आदमी पीपुल्स परसेप्शन सोचता था, लोक लाज भी था। अभी आप करें तो हंसी आएगी। 25 जनवरी के पहले, ये 25 अभी जो बीजेपी जदयू का जो मिलन हुआ, उसके पहले, हाँ 28 जनवरी को, इसके पहले बीजेपी के नेताओं का क्या ख्याल था नीतीश जी के प्रति, नीतीश जी का बीजेपी के प्रति क्या, भतीजे का चाचा के प्रति क्या ख्याल था, बोलिए ना। अब फिर नीतीश जी देखिए सब सभा में याद दिला रहे हैं वो जंगल राज, वो पुराने दिन की बात। देखिए, अपराध नियंत्रण कानून नया बन रहा है, और राजद उसको कह रहा है कि नहीं नहीं ये टारगेट है क्या कुछ। आप देखिए ना, एक मुद्दा ही भी हो गया अभी, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। तो अब देखना है, जुलाकर पूरी राजनीति जो आपसे कहा कि अब तो सीट शेयरिंग तो होना है सब में, होना है जी। कोई बहुत बड़ा मारामारी नहीं है। आज जिसको कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी तो फिर कोई दूसरा घर तलाशेगा, दूसरा घर तलाशेगा। देखिए, बड़ी बात कह दी है अरुण पांडे जी ने। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।